वीडियो में हमने जाना टाइप ऑफ शॉट के बारे में। अब जानते हैं उसके बारे में डिटेल्स में कब और क्यों लिया जाता है, कौन कौन सी शॉट। उससे पहले हम जानते हैं फ्रेमिंग के बारे में, क्योंकि फ्रेमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है वीडियो बनाने के लिए, फिल्म बनाने के लिए। फ्रेमिंग का कुछ बेसिक रूल आना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा वीडियो अच्छी दिखती है। का कुछ बेसिक रूल होता है, उसको हम आगे जानेंगे। रेड कलर की रेक्टेंगल के बीच में जो पर्सन है उसको फ्रेम कहते हैं, और रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से उसको सजा। रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से फ्रेम को दो वर्टिकल, दो हॉरिजॉन्टल लाइन, इमेजिनरी लाइन से डिवाइड करने से जो चारों पॉइंट क्रिएट होता है, सब्जेक्ट को वो चारों पॉइंट में रख सकते हैं या तो हॉरिजॉन्टल लाइन में भी रख सकते हैं। उसमें इससे ज़्यादा फ्रेम को अच्छी दिखती है और फ्रेम अच्छा दिखता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। सेंटर्ड कंपोजिशन एंड सिमेट्रिक, इस रूल से भी हम फ्रेम को सजा सकते हैं। इसमें फ्रेम में सेंटर्ड में कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी एलिमेंट को रखते हैं और ऐसे सजाते हैं जैसे कि फ्रेम का दोनों साइड, लेफ्ट और राइट साइड बराबर दिखना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट को एक नेचुरल फ्रेम के अंदर से दिखाने से उसको फ्रेम विद इन द फ्रेम कहा जाता है। उसमें हम सब्जेक्ट को या कोई भी एलिमेंट को हम जो फ्रेम में हमको सजाना चाहिए उसको एक नेचुरल फ्रेम के अंदर से दिखाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। लीडिंग लाइन के रूल के हिसाब से भी हम फ्रेम को सजा सकते हैं। इसमें हमारे सब्जेक्ट जो है उसको फ्रेम इस तरह करते हैं कि सब्जेक्ट को दिखाने के लिए जो लाइन चारों और इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हमारे सब्जेक्ट और डायरेक्टेड होता है। हम सब्जेक्ट को जैसे कि दिखा रहा है ऐसे डायरेक्टेड होता है। गोल्डन ट्रायंगल रूल के हिसाब से भी हम फ्रेम को सजा सकते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं, दो कॉर्नर से लाइन जॉइंट है और बिल्डिंग के हाइट उसी तरह गिर रहा है नीचे। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि स्टैचू का हाइट है वो नीचे और नीचे जा रहा है, उसी हिसाब से लाइन के हिसाब से। रूल ऑफ स्पेस के हिसाब से हमारा सब्जेक्ट जिस तरफ फेस कर रहा है उस तरफ ज़्यादा स्पेस होना चाहिए फ्रेम में, और जिस साइड सब्जेक्ट कोई भी एलिमेंट जा रहा है उस साइड फ्रेम में ज़्यादा स्पेस होना चाहिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। उनके हिसाब से सब्जेक्ट के पीछे स्पेस ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। आप नोटिस किए हैं कि आपको कुछ वीडियो अच्छी लगती है और कुछ वीडियो अच्छी नहीं लगती, वो फ्रेमिंग के वजह से। कोई भी शॉट हो, फ्रेम के हिसाब से हमको सब्जेक्ट और एलिमेंट को डेकोरेट करने से फ्रेम अच्छी दिखती है और ऑडियंस को अच्छी लगती है। और फिल्म बनाने के लिए पहले तो हमको फ्रेमिंग के बारे में जानना चाहिए था। टाइप ऑफ शॉट्स कब और क्यों इस्तेमाल होती है, इसको जानने के लिए पहले हम एक वीडियो देखते हैं। उसमें कौन कौन सा शॉट कब आ रहा है केयरफुली नोटिस करते हैं। अब चलो हम जानते हैं एक्सट्रीमली लॉन्ग शॉट के बारे में, जो कि बहुत ज़रूरी शॉट है फिल्मों की सीनिंग के लिए। एक्सट्रीमली लॉन्ग शॉट लोकेशन को सीन के साथ अटैच करता है, जैसे कि कोई आप कहाँ पे शूट कर रहा है ऑडियंस को ये पता चल जाता है। लोकेशन जैसे कि फॉरेस्ट में या कोई भी हॉस्पिटल में, वहाँ एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट लेने से ऑडियंस को पता चलता है कि वहाँ शूट के तौर, एग्जाम्पल के तौर आप ये वीडियो देख सकते हैं। यहाँ एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट लिया जा रहा है। एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट के बाद कोई भी शॉट आ सकता है। इसके बाद इसको ऑडियंस को पता चलता है कि कौन सी लोकेशन पे शूट हो रहा है। अब चलो जानते हैं एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट के बाद लॉन्ग शॉट कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है। लॉन्ग शॉट में लोकेशन और हमारे सब्जेक्ट के जो कैरेक्टर को, रिलेशन को अच्छे से दिखाने के लिए लॉन्ग शॉट लिया जाता है। वो कौन सी लोकेशन पर है और लोकेशन के साथ
क्या हमारा सब्जेक्ट का क्या रिलेशन है, इसमें उसको अच्छे से लॉन्ग शॉट बताता है। इसमें लोकेशन के साथ साथ कैरेक्टर की फुल बॉडी भी लिया जाता है शॉट में। एग्जाम्पल के तौर आप देख रहे हैं एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट के हिसाब से हमको आइडिया आ गया ये रोड के सीन है और हमारा सब्जेक्ट लॉन्ग शॉट में दिखाया गया। चलो अब जानते हैं फुल शॉट क्यों लिया जाता है और कब लिया जाता है। फुल शॉट में ज़्यादातर क्या हमारे कैरेक्टर को एम्फासाइज किया जाता है, सिंसियरली कैरेक्टर को ही एम्फासाइज किया जाता है। उसमें इमोशन से ज़्यादा कैरेक्टर की कौन क्या कर रहा है उसमें ध्यान दिया जाता है। बेसिकली कैरेक्टर की इमोशन से ज़्यादा एक्शन पर ध्यान दिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ सब कैरेक्टर एक्शन में है और कुछ न कुछ कर रहे हैं। चलो अब जानते हैं मीडियम लॉन्ग शॉट क्यों लिया जाता है। यदि कोई शॉट में एक से ज़्यादा कैरेक्टर है और सबका इम्पोर्टेंस है शॉट में, आपको ज़्यादा कैरेक्टर की इम्पोर्टेंस दिखाना है शॉट में, आप मीडियम लॉन्ग शॉट ले सकते हैं। उसमें सब कैरेक्टर का इम्पोर्टेंस सेम रहता है, इसको कोई भी एंगल से लिया जा सकता है। चलो अब बात करते हैं काउबॉय शॉट के बारे में। ये कब और क्यों लिया जाता है। 1930 से 1940 के बीच में हॉलीवुड सिनेमा में ज़्यादातर इस शॉट को यूज किया जाता था, क्योंकि गन स्लाइजर की गन को एम्फसाइज करने के लिए ये शॉट लिया जाता था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ज़्यादातर गन के लोकेशन को दिखा रहा है ये शॉट। चलो अब जानते हैं मीडियम शॉट क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कब इस्तेमाल किया जाता है। फिल्मों में सबसे ज़्यादा इसी शॉट को यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट की या कैरेक्टर की डायलॉग को कैप्चर किया जाता है। इसमें सब्जेक्ट और डायलॉग की इमोशन और फिजिकल कंडीशन को भी बताया जाता है, इसलिए इस शॉट को सबसे ज़्यादा फिल्मों में यूज किया जाता है। मोस्टली इमोशन और फिजिकल शॉट को ये कैप्चर करता है कैरेक्टर का। इस शॉट को ज़्यादातर कैरेक्टर के बीच में कन्वर्सेशन को कैप्चर करने के लिए लिया जाता है इस शॉट को। किसी सीन में फेस टू फेस कैरेक्टर की बात करने के लिए भी मीडियम क्लोजअप शॉट का यूज किया जाता है। कोई भी कैरेक्टर का सडन रिएक्शन लेने के लिए भी इस शॉट को इस्तेमाल किया जाता है। इसमें
ज़्यादातर इस सब शॉर्ट में कैरेक्टर का रिएक्शन सीन में ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। इस शॉर्ट में सामने वाले कैरेक्टर की बातों से कैरेक्टर के ऊपर क्या रिएक्शन आता है, क्या बीतता है, इसको भी कैप्चर किया जाता है। बेसिकली ये रिएक्शन कैप्चर करने के लिए लिया जाता है। आखिर में अब चलो एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट के बारे में जानते हैं, कब और क्यों लिया जाता है। एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट में बॉडी का किसी भी पार्ट को एक्सट्रीमली दिखाया जाता है, जैसे कि आँख हो और मुंह हो, नाक और बॉडी का कोई भी दाग निशान, ये सब को क्लोजली एक्सट्रीमली दिखाया जाता है। ये इम्पैक्ट ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है उस सीन में। और गन को भी एलिमेंट को, बाकी कुछ भी एलिमेंट को एक्सट्रीमली दिखाया जाता है उस सीन में, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट सीन में ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है।